नमस्कार दोस्तों कई बार कुछ एक शख्सियतों का कद इतना लंबा हो जाता है, कद इतना बड़ा हो जाता है कि उनको समेट पाना या उनके बारे में कोई सर्वसहमत राय कम कायम कर पाना, उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ वारदातों के बारे में, ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों के बारे में एक राय पे पहुंचना मुमकिन नहीं रहता। ये बात खलबली इन दिनों में ज़्यादा जहन में मचाती है कि 77 साल पहले ये खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में दिवंगत हो गए। 1945 की बात है मित्रों, 2022 चल रहा है और अब तक उसका पूरी तरह से पटाक्षेप नहीं हुआ। अब तक भी हम उस जगह जहाँ रैंकोची मंदिर में जो रखी हुई अस्थियां हैं, उन अस्थियों को अभी तक हम समेट कर अपने देश लाने की जुर्रत नहीं कर पा रहे। कितना विशाल एक व्यक्ति का कद हो जाता है मुल्क की नज़रों में कि आज भी उसको बहुत करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो नेताजी को दिवंगत नहीं मानते। बहरहाल इतिहास है, उससे ज़्यादा हम कब तक इनकार करेंगे ये कहा नहीं जा सकता मित्रों। बाकी घटना सारी की सारी आपको मालूम है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में जिसमें नेताजी स्वयं सवार थे और वो विमान जो है वो ताइको हवाई अड्डे पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और जो साक्षी लोग थे उनके मुताबिक नेताजी उसमें, यद्यपि उन्हें अस्पताल ले जाया गया घायल अवस्था में, लेकिन वो बच नहीं पाए। और उस घटना की जांच के लिए एक आयोग, दो आयोग, अनेकों समितियां, जांच समितियां बैठी, लेकिन स्थिति ये थी कि अंतिम निर्णय पर उन जांच समितियों की जो रिपोर्ट्स थी उनके बावजूद अंतिम निर्णय पर हम लोग एक मत नहीं हो पाए। ऐसा होता नहीं मित्रों, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पता ही ना चले। अंतिम निष्कर्ष जो है वो कहीं उभर के आए ही ना। अंतिम निष्कर्ष का मतलब ये है कि जहाँ सरकार सहमत हो, उनके परिजन सहमत हों, और तीसरा ये है कि उनसे जुड़े हुए जो बहुत करीबी लोग हैं, उनमें श्रद्धा रखने वाले, नेताजी में श्रद्धा रखने वाले, वो सहमत हों। और चौथा तरीका आज विज्ञान ने हमें दिया है, वो है डीएनए का, कि डीएनए का मेल हो जाए। सौभाग्य से नेताजी की बेटी हमारे बीच में है, इसी देश में तो नहीं रहती, लेकिन जहाँ भी हैं वो बाकायदा अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हैं और उन्हें बिना मिले भी देश के करोड़ों लोग उनके बारे में भी दुआएं करते हैं कि नेताजी की उस महान शख्स की बेटी, उसका एहतराम, उसका सम्मान करना ही चाहिए। और किस्सा मित्रों सबसे पहले शुरू होता है एक कमेटी से, जांच कमेटी, जिसे शाहनवाज़ आयोग कहा जाता है। शाहनवाज़ खान के बारे में इतना मैं ज़रूर, आपको पता ही है कि वो आज़ाद हिंद फ़ौज के संस्थापकों में से एक रहे हैं और नेताजी के अत्यंत प्रिय साथी भी रहे हैं। एक बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। कमेटी का उद्देश्य मन में ऐसा नहीं था कि मन में किसी किस्म का खोट था, ये बातें गलत होती हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना, वो गलत है। कमेटी बनी, कमेटी में एक सदस्य नेताजी के परिवार का भी था, उनके भाई, सगे भाई को भी लिया गया। एक न्यायमूर्ति, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति, उनको भी लिया गया और बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से छानबीन की गई। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद नेताजी के भाई ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाकी सदस्य दोनों इस बात पर सहमत थे कि जो निष्कर्ष हैं, ये अंतिम निष्कर्ष हैं, इनमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है। और निष्कर्ष वही थे जो पहले ब्रिटेन की सरकार ने भी उस दुर्घटना के बाद, और जो मित्र देशों की जो फ़ौजें थी उनके भी जो कमांडर इन चीफ थे उनका भी यही था, जापान की सरकार की भी राय यही थी। और उन तीनों सरकारी क्षेत्रों की एक राय के बाद चौथा निष्कर्ष जो शाहनवाज़ कमेटी ने दिया,
उसके मुताबिक वही था कि उनकी वो बच नहीं पाए। नेताजी दिवंगत हो चुके थे और अस्थियां जो रणकोजी मंदिर में, रैंकोजी भी कहते हैं कुछ लोग, उस मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं वो नेताजी की हैं। इस बात की तस्दीक का हमारे पास सिवाय डीएनए की और रास्ता नहीं है, लेकिन डीएनए क्यों नहीं करवाया जा रहा है इस बारे में भी अलग अलग विवाद हैं। इन विवादों में हम कहाँ तक उलझेंगे। बहरहाल दूसरी जो कमेटी, उसके बाद एक आयोग और बनाया गया और ये आयोग जो है एक जस्टिस मुखर्जी के नेतृत्व में बनाया गया। ये 1999 में बनाया गया, जब देश में बहुत व्यापक स्तर पर मांग हुई कि विस्तृत जांच होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस मुखर्जी, पूरा नाम था जस्टिस मनोज मुखर्जी, वो भी पूरी जांच के बाद निष्कर्ष पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि नेताजी की मृत्यु जो परिस्थितियां बताती हैं उसके मुताबिक विमान दुर्घटना में उसी वक्त नहीं हुई, और जो जापान के मंदिर में रनकोजी टेम्पल में जो अस्थियां रखी हैं वो नेताजी की नहीं है। अब ये निष्कर्ष कैसे निकला, इसमें से कोई अंतिम बात सामने नहीं आ पाई कि फिर ये एक तर्क ये भी दिया जाने लगा कि क्यों ना जो फाइलें जो गुप्त हैं, जो सीक्रेट फाइल्स के नाम से कुछ बंगाल सरकार के पास हैं, कुछ केंद्र के पास हैं, बाकी फाइलें तो रूस की सरकार के पास हैं, ब्रिटेन की सरकार के पास हैं, वो बातें अलग हैं, दूसरी सरकारों के पास हैं। लेकिन हमारे देश में दो जगह फाइलें उनसे जीवन से जुड़ी हुई, एक ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी ली, बंगाल की सरकार के पास जितनी भी फाइलें थी वो डी क्लासीफाई कर दी गई और उनको बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया गया। इसी तरह से बाद में जब दबाव बढ़ा तो केंद्र की सरकार ने भी जिन फाइलों को गुप्त रखा गया था अब तक, उन फाइलों को लगभग, ऐसी फाइलों की संख्या केंद्र के पास भी 2000 फाइलें थी, 2000 फाइलों को सार्वजनिक किया गया। लेकिन उनके बावजूद मित्रों, कभी कोई शौलमारी बाबा की बात आ जाती है, कभी गुमनामी बाबा की बात आ जाती है। गुमनामी बाबा के बारे में अलग से आयोग भी बना कि उनकी भी जांच की जाए, तो जांच में कोई ख़ास ठोस नए निष्कर्ष नहीं निकल पाए और ये भी प्रमाणित नहीं हो पाया कि गुमनामी बाबा जो थे वो नेताजी थे, ऐसी बात भी प्रमाणित नहीं हो पाई। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं मित्रों, अजीब हैं। इनमें अब ब्रिटेन की सरकार और उन सरकारों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो फाइलें उजागर करें? क्यों करें? अगर उनको लगता है कि फ़ाइलों का गुप्त रहना उनके अपने देश के लिए अच्छा है तो वो गुप्त रखना चाहेंगे। और इसी बीच में कुछ लोगों ने बड़े नेताओं के साथ मतभेदों को आधार बनाकर भी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन इन बातों में कुछ रखा नहीं है। अंतिम निष्कर्ष डीएनए के द्वारा ज़रूर उस पर पहुँचा जा सकता है, लेकिन अब उस बारे में क्या हिचकिचाहट है, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कोई ना कोई हिचकिचाहट होगी, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बीच में निहित होगी जिसके मद्देनज़र ये अंतिम जो निर्णय है, जो एक सही स्थिति का प्रमाण हमारे लिए सिद्ध हो सकता है, अब वो क्या है इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मित्रों, ये सिलसिला लंबा है, हम इसको जारी रखेंगे और कुछ और नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई रोचक घटनाएं हैं वो आपस में बांटेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।